हे देयर, दिस इज़ पंच वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, मुझे पता है कि हमारा जो पिछला लेक्चर है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे हुआ था और उसके हिसाब से मुझे उस पर क्वेश्चन कराने थे। मैंने आपको बीच में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मूविंग चार्ज के ऊपर। ओके, जेई के 2019 के थे सारे क्वेश्चन। कुछ बच्चों पे हुए, कुछ पे नहीं हुए। जो नहीं हुए मुझे कराने थे, लेकिन आज थोड़ा सा मेरी तबीयत 2 दिन से 3 दिन से ख़राब है। 2 दिन से बेसिकली ख़राब है, तो थोड़ा सा भाई मैं देख नहीं पाया। इसलिए मैं सोचा कि इतने थोड़ा सा तबीयत सही होती है, इतने हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं ईएमआई का। ओके, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का मैं ठीक होती है मेरी तबीयत तो 1-2 दिन में मैं आपको उसके क्वेश्चंस करा दूंगा, एडवांस तक के सारा करा दूंगा, लेकिन गिव मी सम टाइम। ओके, क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे ही नहीं होते, मुझे कम से कम एक बारी मुझे खुद अपने हाथ से करने पड़ेंगे। और अभी बहुत हिम्मत करके लेक्चर बनाया हूँ मैं। ओके, बना रहा हूँ। तो देखिए, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज इंडक्शन, है ना। इंडक्शन आप पढ़ सके हैं। ईएमआई होती क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब कोई भी चीज़ बिना टच किए, बिना कांटेक्ट में आए, फिजिकल कांटेक्ट ना हो और वो किसी भी चीज़ से इंड्यूस्ड हो जाए, जैसे कि यदि मैं इंडक्शन चार्ज का बोलूँ तो बिना कांटेक्ट में आए यदि मैं किसी चीज़ को चार्ज कर दूँ तो दैट इज़ कॉल्ड चार्ज्ड इंडक्शन। ओके, इंडक्शन ऑफ चार्ज। और यहाँ पे मैं बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट लाना। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मतलब हम मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करके इंडक्शन के थ्रू मतलब बिना कांटेक्ट में लाए किसी भी बॉडी में यदि करंट पैदा कर दें तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, वो इंडक्शन कहलाएगा। अब वो कैसे करेंगे वो चीज़ रही अलग, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, लिख लो यार, मेरे से क्या लिखवाऊँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू which induced current can be generated in a closed loop by changing its magnetic properties. ओके, अब देखो ये सब चीज़ कंडीशन कहाँ से आई। ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। ओके, देखो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ईएमआई और फैराडेज लॉज भी पढ़ चुके हो, लेंज लॉ भी पढ़ चुके हो। ओके, तो मैं ज़्यादा आपको क्या नाम जो है ना, नई चीज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप जो पढ़ चुके हो उसी को थोड़ा सा एलोबरेट करना है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, अब आपने कैसा पढ़ा है वहाँ पे डिपेंड करता है इस पर कि मैं आपको नई चीज़ पढ़ाऊँगा या नहीं पढ़ाऊँगा। क्योंकि आपने यदि अच्छे से नहीं वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, तो मैं आपको नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और आपने बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ा है, तो आई एम रिपीटिंग, ठीक है, तब मैं रिपीट कर रहा हूँ। इंडक्शन को क्या, अच्छा चलिए, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक, ईएमआई बेसिकली फैराडे लॉज ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो फैराडे क्या था, खुराफाती इंसान था। ओके, जैसे हम हैं, जैसे आप, खुराफाती जो भी होगा आप में से। खुराफाती कहने का मतलब है कि वो कुछ अलग हटके एक्सपेरिमेंट करता रहता था, ठीक है। ऐसे ही एक दिन वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, किसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर। किसके ऊपर, फ्लक्स के ऊपर। जैसा कि गॉस भाई साहब ने हमें बताया था पिछले लेक्चर में, आपने पिछले चैप्टर में आपने
पढ़ा था मैंने गॉस, है ना, गॉस लॉ पढ़ाया था, दिमाग में नहीं चल रहा मेरा अभी, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ाने के लिए मुझे 5 मिनट चाहिए होती है आपको, सही में बताऊँ मैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में मैं आपको 2 घंटे का कंटेंट देने के लिए चीज़ों को देख लेता हूँ 5 या 10 मिनट में मुश्किल से। लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात है ना, तो न्यूमेरिकल करने पड़ते हैं, ओके। वहाँ पे आपको यदि मैं 1 घंटा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको 1 घंटा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं 2 घंटे लगा चुका हूँ पहले, ओके। फिर क्वेश्चन ढूंढना, पहले क्वेश्चन अच्छा ढूंढा, उसमें आपको कुछ नया मिलने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं, ठीक है। फिर उसका सॉल्यूशन किया, फिर सोचता हूँ उसके बारे में कि क्या ये सॉल्यूशन और छोटा हो सकता है क्या, कोई अदर वे है क्या, नहीं है तो ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कई सारी मुझे सिमुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आपके न्यूमेरिकल के लिए, तो वहाँ पे मेहनत लगती है, और मेहनत करने के लिए दम चाहिए ठीक है। बेसिकली राइट नाउ आई एम दमलेस, दम नहीं है, ओके। तो इसीलिए मैं थ्योरी को पकड़ी, भाई 5 मिनट लगेगी देखने में, केवल बुक ली, पेज पलटा, चलो ठीक है, समझ में आ गया क्या पढ़ाना है, दैट्स इट, काम ख़त्म, आ गया मैं। अब 1 घंटा यहाँ पे खड़े रहना भी मेरे लिए बहुत बड़ी टारगेट किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक लेक्चर शूट किया है, वहाँ पे मैं 40 मिनट में हिल गया, ओके। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए गॉस पे आता हूँ। गॉस ने हमें बताया फ्लक्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बेसिकली, ओके। तो उसने बोला कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। क्या बोला उसने? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी भी सरफेस से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है। आपको पता है फ्लक्स क्या था, फॉर्मूला क्या था, फाई का BA cos थीटा, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया, थीटा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, फाई B इज इक्वल टू फ्लक्स, स्केलर क्वांटिटी आपको सबको पता है, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, ये सब पता है आपको। तो फराडे ने इसी में काम किया कि भाई ये 0 क्यों है, वाई इट इज़ 0 क्यों है, नहीं मैं 0 नहीं होने दूंगा, इसको रहने नहीं दूंगा मैं 0। उसने क्या करा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड चली तो जाए लेकिन वापस ना आए। समझ में आया क्या कहा उसने कहा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड को एक डायरेक्शनल कर दूँ कि इससे जाए लेकिन घूम के वापस ना आए, ठीक, घूम के वापस ना आए। अब उसको कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि कोई प्रोबेबिलिटी उसको नहीं मिली, ठीक है। उसने ये विचार छोड़ दिया। फिर उसने देखा कि टोटल फ्लक्स 0 है, टोटल फ्लक्स 0 है, ओवरऑल फ्लक्स की बात करूँ तो 0 है किसी भी बॉडी में मैग्नेटिक फ्लक्स की, लेकिन हम फ्लक्स में चेंज तो ला सकते हैं, वी कैन चेंज द फ्लक्स, वी कैन चेंज द फाई B। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? उसने केवल अभी ये नहीं सोचा कि फ़ायदा क्या होगा, क्या मैं नया चीज़ लूँगा, इससे ये मतलब नहीं था फिलहाल। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग टू गेट समथिंग न्यू एंड ही जस्ट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। उसे मैग्नेटिक फाई B चेंज किया उसने। अब कैसे किया उससे मतलब नहीं है फिलहाल, ध्यान से देखो। फाई B चेंज किया उसने, जैसे ही फाई B चेंज किया, ठीक है, कोयल जैसे जा रही थी, कोई कोयल रखी उसने, ठीक है। अब देखो इमेजिनरी सरफेस एरिया नहीं बनाया उसने एक एक्चुअल सरफेस एरिया बना दिया, उससे मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी जिसके कारण उस एरिया में एक फाई B बन गया था, ओके। उसने क्या करा, इस फाई B को चेंज किया। कैसे किया उससे अभी हम मतलब नहीं रख रहे, चेंज किया। जैसे ही चेंज किया उसने कुछ चीज़ें देखी इस कॉइल के अंदर। ये क्लोज्ड लूप था। कैसा लूप था? क्लोज्ड लूप। आप पढ़ चुके हो क्लोज्ड लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड, डेरिवेशन पढ़ाया था, है ना। उसका उल्टा क्लोज लूप है अभी फिलहाल ये। उसने देखा कि जैसे ही उसने फाई B में चेंज किया, यहाँ से उसने पूरा का पूरा सेटअप बना रखा था, वोल्ट मीटर, एमीटर सब लगा रखे थे उसमें, ठीक है, गैल्वेनोमीटर सब लगा दिए उसने।
जी भी लगा दिया, सब ठोक दिया। ओके, मतलब बेसिकली बात करूँ तो मल्टीमीटर ठोक दिया उसने यहाँ पर। ओके, एक एम ठोक दिया मल्टीमीटर। और उसने देखा जैसे जैसे उसने फ्लक्स को जैसे ही चेंज किया, अचानक से एक करंट आई, बंद हो गई। ठीक, समझो, कुछ नहीं मिल रहा था उसको, चेंज करने से कुछ नहीं मिल पा रहा था। क्या हुआ चेंज करने से? कुछ भी नहीं हुआ, फ्लक्स ही तो चेंज हो गया, कुछ नहीं मिला। एक्सपेरिमेंट से वो कुछ नहीं कर पा रहा था, ना ही डेरिवेशन को सॉल्व कर पा रहा था उससे, फ्लक्स चेंज। तो उसने ऐसा किया कि भैया कॉइल को एक काम करो, सर्किट से कनेक्ट कर दो। ओके, क्या पता कुछ मिल जाए, है ना। ऐसे ही तुक्के में उसने मल्टीमीटर लगा दिया, मतलब करंट, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, सब कुछ पता चल जाएगा। हालांकि उस टाइम पे मल्टीमीटर था नहीं, वो तो अभी आया है, ठीक है, 10-15 साल पहले। उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे उसने अलग अलग करके वोल्टमीटर लगाया, फिर एमीटर लगाया, फिर ये लगाया, फिर वो लगाया। तो एमीटर जब उसने लगाया या फिर वोल्टमीटर जब लगाया, दोनों कंडीशन में उसे वोल्टमीटर लगाने के टाइम में उसे वोल्टेज मिली, और एमीटर लगाया तो उसको करंट मिली। लेकिन ये वोल्टेज और करंट दोनों ऐसी थी कि जैसे उसने चेंज हटाया, ठीक है, जैसे ही चेंज कांस्टेंट हो गया फिर से, क्योंकि उसने क्या करा, 5 वेबर का जो क्या नाम जो है वो था, 5 था पहले शुरुआत में, इनिशियल, उसने चेंज करके 6 वेबर का कर दिया उसको। तो चेंज होने के दौरान 5 to 6 जाने के दौरान करंट बनी, लेकिन जैसे ही उसने 6 पे लाके रोक दिया, कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो फिर से करंट 0 हो गई तुरंत। ठीक, अब वो सोचा कि एक काम करता हूँ, 6 से 7 करता हूँ, फिर करंट थोड़ी सी और गई, फिर 0 हो गई। उसने करा 7 से 6, फिर करंट हुई, फिर कम हो गई, 0 हो गई, फिर 6 से 5 गया, फिर 0 हो गई। मतलब उसने एक चीज़ देखी कि जैसे जब मैं चेंज कर रहा हूँ फ्लक्स को तो करंट बन रही है, जैसे ही मैं चेंज कर रहा हूँ फ्लक्स को तो करंट बन रही है, और जैसे ही मैंने फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया, करंट 0 हो गई। यहाँ से उसने एक कॉन्सेप्ट निकाला, कॉन्सेप्ट निकाला, क्या निकाला कि भैया फ्लक्स के चेंज होने से करंट जनरेट होती है क्लोज लूप में। ये ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडे वाज दैट कि भैया फ्लक्स के चेंज होने से करंट बनती है किसी क्लोज लूप में। 4 चीज़ देखो, चेंज फ्लक्स, करंट बनेगी क्लोज लूप में। ओके, 3 चीज़ें, सॉरी। और चेंज नहीं तो करंट नहीं, चेंज नहीं तो करंट नहीं। दूसरा, क्लोज लूप नहीं, करंट नहीं। उसने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक काम करते हैं, क्लोज लूप नहीं बनाते भाई, ना क्लोज लूप नहीं बनाते, क्या बनाएंगे, ओपन लूप बनाएंगे। उसने क्या करा, एक ओपन लूप बना दिया, या फिर एक काम करो, लूप उसने क्लोज ही रखा, उसमें की लगा दी, ठीक है, की लगा दी। ये सब कहीं आपको ये समझने के लिए आपको वो नहीं मिलेगी, कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं मिलने वाला, कोई नहीं समझाने वाला ऐसे, और ऐसा हुआ भी नहीं था। मैं पहले बता दूँ, केवल आपको समझाने के लिए मैं ऐसी ड्रामा क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ लें उस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी उसने, और उस कॉइल को कनेक्ट कर दिया एक की से, और की को कनेक्ट कर दिया एक एमीटर से। ओके, और पैरेलल में इसके कनेक्शन ला दिया एक वोल्ट मीटर का। ओके, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ओके, पैरेलल में एक पोटेंशियल डाल दिया। अब उसने देखा की को ओपन कर दिया, उसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने से उसको एक चीज़ मिली कि एमीटर में 0 कंडीशन आ गई। की ओपन करने से एमीटर हो गया 0, नो डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो करंट इन द सर्किट। नाउ राइट नाउ देयर इज नो करंट इन द सर्किट। ये हमारा थ्योरी भी बोलती है और एक्सपेरिमेंट भी बोला कि यदि कोई ओपन सर्किट है, ओपन लूप है, तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, और यहाँ पे भी हमें दिखाया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थी, पोटेंशियल, की खुलने से, ओके, मतलब सर्किट के ओपन होने से, की क्लोज होने से, सॉरी, है ना, ड्यू टू द क्लोज ऑफ की और ओपन द सर्किट, बातें की है, होने से वोल्टेज डजंट इफेक्ट, वोल्टेज उतनी ही रही वहाँ पे भाई,
जितना डिफ्लेक्शन दिखा रहा था पहले उतना ही रहा। यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं फ्लक्स को, तो जितना करंट पहले दिखा रहा था और वोल्टेज दिखा रहा था एक साथ में, करंट तो जीरो हो गया लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। अब उसने अपना सिस्टम बना दिया है और उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उसने एक चीज़ समझ ली, क्या उसने क्या समझा कि ड्यू टू चेंज इन phi b there is an induced EMF produce in a loop, ठीक है। कंडक्टिंग लूप बोल दो तो भी ठीक है, लूप बोलो तो भी ठीक है। लूप में होगी बेसिकली ये कि यहाँ पे क्लोज लूप लिखने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल आपका क्लोज लूप है तब भी बनेगा और नहीं है तो तब भी बनेगा, है ना। करंट नहीं बनने की, करंट बनेगी केवल क्लोज होने पर। समझाया अभी मैंने क्यों, ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब उसने इस चीज़ को देख लिया लेकिन उसको शांति नहीं मिली क्योंकि उसके पास टाइम बहुत था, अभी ज़िंदगी उसकी काफ़ी बची हुई थी, है ना। हम में से उसका कोई दुश्मन अभी बना नहीं था, ओके, तो उसको मारने वाला कोई नहीं था। तो उसने फिर आगे एक्सपेरिमेंट किया और उसने रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है और जो ये फाई में चेंज है इसमें कोई रिलेशन तो होगा ना, क्यों फाई में चेंज होने से ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। तो ही डिस्कवर्ड समथिंग फाइनली, एक्सपेरिमेंट से भी और फिर थ्योरी से भी, ओके। और उसने समझाया, एक्सपेरिमेंट से समझाया, ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ बनाया उसने किसके किसके बीच में, उसने ग्राफ बनाया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और उसने एक ग्राफ उसके बीच में बनाया किसके भला, ईएमएफ के बीच में। उसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओके, क्लियर है। और उसने देखा कि ये कांस्टेंट कर्व आ रहा है, एक लाइन स्ट्रेट, ठीक है। या सॉरी, उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं करा, उसने चेंज इन फ्लक्स के बीच में और ई के बीच में करा, और सॉरी ऐसा कर्व बना, ओके। जैसे जैसे चेंज बढ़ रहा है, फ्लक्स में चेंज बढ़ रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे ईएमएफ भी चेंज हो रहा है, ओके। जैसे जैसे फ्लक्स में चेंज आ रहा है वैसे वैसे उसने ईएमएफ को भी इंक्रीज होता हुआ दिखाया, और इक्वली चेंज हो रहा है। जितना ये चेंज होगा, सॉरी जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ चेंज होगा इन सेकेंड्स, इन 1 सेकेंड। जैसे यदि ये 10 वेबर से 15 वेबर में पहुंचा इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, ओके, तो ये भी 10 से 15 पे पहुंचेगा, ये चीज़ भी, ठीक है। जितने पे ये उतने पे ये। हालांकि ये आपके ग्राफ आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कोई ग्राफ इससे रिलेटेड, ओके। तो उसने यहाँ से एक कॉन्सेप्ट दिया अपना, क्या दिया कि दिस ईएमएफ इज डायरेक्टली, पहली बात तो उसने यही दिया था और यहीं पे खुश हो गया था, इसलिए तुरंत उसने अपना स्टेटमेंट बना के छोड़ दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of change of magnetic flux। बहुत ज़्यादा खुश था वो, ओवर एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए। मैंने बहुत दुनिया का बहुत बड़ा काम कर दिया, एक्चुअली में किया उसने, बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम किया, ठीक है। अभी देखेंगे थोड़े दिनों बाद, ठीक है, आप समझ पाएंगे जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे
तो समझ पाएंगे कि EMI क्या थी। ओके, क्या थी EMI, क्या शुरुआत की फराडे ने, यहाँ पे अलग लेवल पे ले गया वो चीज़ों को फिजिक्स की। तो अब उसने बोला कि ये जो फ्लक्स है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ के इक्वल होती है, डायरेक्टली इक्वल, उसके डायरेक्टली इक्वल है। ओके, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जितना होगा उतना ही ई होगा। ओके, मतलब दोनों का जो स्लोप होगा, यदि मैं कर्व की बात करूँ ना, जब एक कर्व बनाया, यदि मैं d∅/dt की ही बात कर लूँ, लो तो ये जितना ये होगा उतना ये कर्व होगा 45 डिग्री पे, tan 45 की वैल्यू 1, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, y = mx। ओके, y की वैल्यू क्या होगी d∅/dt, ठीक है, और m की वैल्यू क्या होगी, m का मतलब हो जाता है tan थीटा, आपको पता है स्लोप, और x की वैल्यू क्या है e, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 45 मतलब 1। यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट निकाला कर्व से कि ये एंगल हमेशा इतना रहेगा। देखो आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी मैंने इसकी, दुनिया में कोई नहीं देने वाला, गारंटी दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा। ठीक है, हाँ, अब ज़बरदस्ती आप करने लग जाओ किसी टीचर के साथ, वो कहीं ना कहीं से अपना दिमाग मार के दे देगा। ओके, लेकिन नो वन गोइंग टू गिव यू दिस ग्राफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेज। ओके, तो उसने ऐसा काम किया। ओके, मैंने पिछली बार गलत बना दिया था, क्यों, क्योंकि ये मेरी दिमाग की ईजाद है। ओके, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, और हो जाती है गलतियाँ, एक्सपेरिमेंट में गलतियाँ होती हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ गलतियाँ होती हैं। ठीक है, ये भी मैं भी पहली बार बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने भी आज तक किसी को नहीं बताया। ओके, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ई की वैल्यू d∅/dt थी। ओके, उससे पहले उसने यहाँ से सीधा सीधा बस ये बोला था कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। ठीक है, और दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन वाज removed by a constant k, so he gives E = k d∅/dt। as you can see this equation is shows m की वैल्यू k दे दी उसने। ओके, और यहाँ से उसने काम किया कि experimentally found that the value of k is equal to 1। k की वैल्यू क्या है, 1 है और यूनिट लेस है, then E become equal to d∅/dt। मेरे ख्याल से आज तक आपने EMI को इस तरीके से, इस नज़र से देखा नहीं था, मैंने भी नहीं देखा था, कसम से बता रहा हूँ, लेकिन हम सब ने मिलके एक साथ देखा है। क्लियर है, कोई भी नहीं बताने का, या मेरी ये गारंटी है, आपको जाके किसी भी बड़े टीचर के पास भी आप बात करने लग जाओ तो वो ऐसे कभी नहीं बताने वाला, वो भी देख के सोचेगा कि अरे बाप रे किसने बता दिया भाई, ये खतरनाक बताया। ठीक है, मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, वो भी बुखार में, आधा मरे हुई स्थिति में। कोरोना नहीं है मुझे, मैं पहले बता दूँ यार, कोरोना नहीं है, केवल वेदर चेंज की वजह से बुखार चढ़ गया। ठीक, और मैं अपनी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस समय मेरी तारीफ़ नहीं कर सकते, जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे इस समय ज़रूरत है तारीफ़ की, आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने आप कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को d∅/dt = E। ओके, कसम से बोलो समझ में आया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ चाहे तो, कि भैया उसने बोला कि एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया कि जैसे जैसे चेंज जिस रेट से करूँगा मैं, उस रेट से EMF प्रोड्यूस होगी। चेंज करना रोक दूंगा, इफ़ आई स्टॉप द चेंज then there is no EMF and there is no current, but if there is any change then there is be EMF। ओके, तो EMF की जो सिस्टम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट निकाले, उसने बेसिकली देखो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये फॉर्मूला लाया, और वो फॉर्मूला किससे लाया होगा, कर्व बना के, ग्राफ बना के, ग्राफ का आया होगा स्ट्रेट लाइन, इसलिए उसने ये चीज़ें दे दी। हमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हमेशा, ये चीज़ें कभी भी समझाई नहीं जाती कि ये ऐसे क्यों आया। मैंने आप लोगों को ये समझा दिया। क्लियर है, मैं हटा रहा हूँ। ओके, अब देखो उसने और चीज़ क्या की, ओवर एक्साइटमेंट था, अभी भी ओवर एक्साइटमेंट था, जैसे मैं हो रहा हूँ ना अभी ओवर एक्साइटेड। अरे वाह, मैंने
फराडे का नया सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, समझाने का। वैसे वो भी ओवर एक्साइटेड था, मैं ओवर नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ बस आए। तो उसने एक चीज़ और करी, उसने कहा कि इफ देयर इज a closed loop of resistance capital R, then there will be an induced EMF, induced current also take place. ओके, हमें वो भी आ जाएगी। एज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से आपको पता है EMF इक्वल टू क्या होती है, I इंटू आर। अब देखो कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर EMF नहीं था, वहाँ पे पोटेंशियल था। तो भाई बात एक ही है, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल कैन बी स्टोर्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ बैटरी, है ना। हाँ, डेफिनेशन बदलती है, मीनिंग नहीं बदलता, है ना। कभी मैं कुछ बोल देता हूँ, कभी कुछ, इंग्लिश बदलती है, ग्रामर नहीं बदलती, मीनिंग नहीं बदलता, मीनिंग वही है कि मैक्सिमम पोटेंशियल है। ओके, तो E इज इक्वल टू आई आर, याद रखो V और E बात एक ही है, बस ये मैक्सिमम होता है। ओके, एंड एज E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, सो डी फाई बाई डी टी इधर कर लो, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट। Put the value here, R goes through down and here there will be only I will remain. So from here you can say that I is equal to 1 upon R into d phi by dt. ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है। ये फराडे ने इतना बता के और जो है खुश हो गया, अपना साइंस मैगजीन में अपने नाम छपवा लिए, अपना क्या नाम जो है बादशाह बन गया कि मैंने EMI बना दी। हालांकि बादशाह तो था ही वो, तो शुरुआत तो उसी ने की, लेकिन हटा दो इसको। अब उसके चेले चपाटे थे, उन्होंने आगे बढ़ाया बात को कि भैया हम भी इसमें कुछ कर लें, बहती गंगा है, हाथ धो लेते हैं हम भी, हम भी क्या कर लें, हाथ धो लेते हैं। लेंस लो, एक लेंस था उसमें बच्चा उसका, मतलब सन नहीं था, ऐसा मत बोलना, बच्चा है तो आपने तो उसका बेटा बना दिया, लेंस लो, ठीक। मतलब वैसे चेला चपाटा था उसका, वो भी EMI पे स्टडी कर रहा था। ओके, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था EMI पे कि लाओ चाचा ने तो कुछ कर दिया है, हम भी कुछ कर ले, देखते हैं क्या किया। वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो उस चीज़ को देख रहा था जिसको फराडे ने इग्नोर कर दिया, वो बार बार चेंज करा, पोटेंशियल क्रिएट हुई, लेकिन उसने पोटेंशियल का नेचर चेक नहीं किया। पोटेंशियल बन रही थी, फराडे इतना एक्साइटेड था नई चीज़ खोजने के चक्कर में कि जो नई चीज़ उसने खोजी उसके डीप में नहीं गया, बस बाहर से देख के चला गया। लेंज ने क्या किया कि ये चीज़ फराडे ने छोड़ दी, इसको मैं पकड़ता हूँ और शायद मुझे कुछ अच्छा मिलेगा और मैं हीरो बन जाऊंगा। लेंज ने यही करा और वो हीरो बन भी गया। उसने फराडे के लॉ को करेक्ट किया, बेसिकली कंप्लीट किया जो उसने छोड़ दिया था। उसने बताया कि भाई बहुत सही, तूने ये कर्व बना दिया, बहुत सही, लेकिन ये कर्व गलत है ना, दिस इज रॉन्ग। उसने कहा कि ठीक है भाई, तू बता दे क्या होगा, ठीक है। He said, tell me what should be the curve.
उसने बोला यो होगा ताऊ, जे होगा, या फिर यो होगा। हालांकि यो नहीं हो सकता, हाँ नहीं, एक बात है, ये नहीं होगा, वही होगा ऊपर वाला। तो ये d∅/dt पॉजिटिव निगेटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ई निगेटिव रहेगा, उसका अपोजिट रहेगा। ये होगा कर, उसने ये बोला, उसने कहा क्यों, क्यों भैया क्यों, ये एंगल 135 हो जाएगा ये तो। उसने कहा हाँ बिल्कुल 135 होगा। उसने कहा क्यों, क्योंकि जो आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसका नेचर कुछ ऐसा है कि वो रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा। वो क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा, क्योंकि ई यहाँ पे माइनस का आएगा, निगेटिव एक्सिस है, क्या आएगा, माइनस का आएगा। ओके, उसने यही बस करेक्शन की फ्राइडे के लॉ में लेंज ने कि द नेचर ऑफ induced EMF will be like it always oppose the cause of its प्रोडक्शन। ठीक है, वो अपने ही प्रोडक्शन, मतलब जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन में आया, रियलिटी में आया, उसका ही अपोज करेगा, उसका कुछ नेचर ऐसा हो। सीधी सी बात है, वो अपने ही माँ बाप को मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, जनरली सांपों में ऐसा बिहेवियर मिलता है कि उस जो माँ होती है सांपों की, वो अपने बच्चों को खा जाती है कभी कभी ड्यू टू द भूख, उसकी भूख शांत नहीं होती तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि सपोले खा जाएंगे अपनी माँ को। ओके, ऐसा भी किसी ना किसी जानवर में ज़रूर मिलता होगा, ये नेचर है दुनिया का। तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी जानवर में ऐसा नेचर मिल जाएगा। यदि आप में से कोई बच्चा नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मुझे पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यदि कर रहा है तो आप अपने बायो के टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसा जानवर है दुनिया में जो अपने माँ बाप को ही खा जाता हो। ओके, ऐसा है, मुझे नहीं लगता, शायद होगा ऐसा। ओके, खैर छोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं बायो से, हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स में। ओके, तो ये क्या कर रहा है, अपने ही प्रोडक्शन के कोज को ख़त्म करना चाह रहा है। ये चीज़ छोड़ दी थी इसने, किसने भला, राम के बंदे ने। आप देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y = -mx। क्यों, या फिर y = mx बनाओ, m की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा। थीटा कहाँ से लो, टोटल से लो, tan = 10 135, 10 135 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब 10 की वैल्यू माइनस में होगी और कितनी होगी, -1 होगी। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x। क्या आ जाएगी, y = -x। y पे कौन है, d∅/dt, और x में कौन है, -e। e का माइनस उधर भेज दो तो e क्या हो जाएगा, -d∅/dt। ठीक है, छोड़ो, अंग्रेजों की तरफ गाने की ज़रूरत नहीं है सर, तबीयत ख़राब है, वैसे ही ज़्यादा उछल कूद मत करो। ओके ठीक है, e = -d∅/dt, e = -d∅/dt। सो द फॉर्मूला given by the Faraday needs correction of negative sign। तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, -d∅/dt। This is the actual correct explanation and correct formula
ऑफ फराडे कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी एंड I इक्वल टू माइनस डी फाई बाय आर इंटू डी टी। ओके, अब देखो, अब हम बात करेंगे इसके बाद कि चेंज कैसे लाएं, हाउ विल वी चेंज द फ्लक्स। ओके, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर क्लोज कर देते हैं लेक्चर को। ओके, इसको उतार लो फटाफट। उतार लिया? ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मैं लेक्चर बनाया पता है क्या, एक गाना सुन के। शिया है, एक सिंगर है शिया, उसका गाना नेवर गिव अप, ठीक है, वो गाना सुन के बनाया। हाँ ठीक है भाई साहब, नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। ओके ठीक है ना। चेंज कैसे लाएं? फ्लक्स में चेंज लाने के 3 तरीके हैं, और तीनों तरीके हमें कहाँ से मिलते हैं? उसके फॉर्मूला से, ठीक है। किसी भी चीज़ में चेंज लाना है आपको, उसके फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूले के घटकों को, मतलब पार्ट्स को देखो, चीज़ों को देखो किससे मिलके बना है, एंड चेंज द थिंग्स। ओके, ना यहाँ पे आपको 3 चीज़ मिलेंगी, बी, ए और थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाके आप बी चेंज फाई चेंज कर सकते हैं। एरिया वेक्टर में चेंज लाके आप फाई चेंज कर सकते हैं, और थीटा में चेंज लाके आप, थीटा बोले तो एंगल बिटवीन बी एंड ए में चेंज लाके आप फाई को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। ए में चेंज लाना भी आप समझते हैं, क्योंकि आपने फ्लक्स में किया है ये काम। ए को इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, 10th क्लास में भी किया है। और थीटा एंगल कैसे चेंज करें, तो ये ए है, एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा? ऐसे परपेंडिकुलर, और बी ऐसे आ रहा है तो इसको घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दोगे तो एरिया वेक्टर और बी के वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ी बात है नहीं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। ऐसे घुमाओगे इस चीज़ को तो इसका एरिया वेक्टर है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही आ रही है, लेकिन जैसे ही जैसे घूमेगा तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर वैसे जाएगा, चेंज होता जाएगा, एंगल बीच में चेंज होता जाएगा, बी के बीच में, बी और ए के बीच। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि फाई और एंगल कैसे चेंज कर सकते, एंगल के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, यदि पॉजिटिव चेंज है तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, ईएमएफ ऐसा होगा माइनस का, और यदि हम डिक्रीज कर रहे हैं फ्लक्स को तो इंडक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? निगेटिव कहता है। वो हटा दिया मैंने फॉर्मूला। ओके, तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को तो आप समझ गए होंगे। बेसिक था आज का लेक्चर, ईएमआई पे बेसिक था एकदम, और आई होप सो आपने 10th क्लास से बेटर समझा होगा इस चीज़ को, और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। मेरी एक्सप्लेनेशन आपको तो वैसे भी समझ में ही आ जाए, मुझे पता है, और आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे होंगे आप लोग कि यार सर बेचारे मरे पड़े हैं। ठीक है, तो ठीक है, कल को बात करते हैं, हम आगे की बात करेंगे कल को। और आई होप सो यदि मेरे जो तबीयत है वो ठीक हो गई तो मैं आप लोगों को एडवांस में क्वेश्चन करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, आपको पता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।